देखो हमारे पास वर्क एंड एनर्जी वाले चैप्टर में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया था, वर्क पढ़ लिया, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लिया मेनली, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये चीज़ तुमने चैप्टर थर्ड में भी पढ़ा होगा, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वहाँ पे मास पढ़ा होगा मेनली, ठीक है। तो इसमें हमारे पास मेनली क्या होता है, अब देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन होता है क्या है। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होता है। जैसे ये लोहे की रॉड है, ठीक है, मान लो इसको मैं अगर हीट करवाऊँ तो धीरे धीरे एनर्जी क्या होगी, इस फेस पे आएगी, मैं इसको छोड़ दूंगा। अगर नहीं छोड़ूंगा तो मेरा क्या होगा, हाथ जल जाएगा। अगर हाथ जलेगा मतलब क्या हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है मेरे पास। इसी को कहते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्म रिमेन द सेम, यानी पहले और बाद में दोनों एनर्जी सेम रहेगी। कैसे, हमारे पास जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट माना है, ऑब्जेक्ट का मास m है, ये गोल जो है ना हमारे पास, इसका मास क्या है, m है हमारे पास, ठीक है। ये मास m है, हाइट h लिया हमने, सब में हाइट h लिया, यहाँ से इसको हमने गिराया। मैंने हम कृष्णा का भी एग्जांपल ले सकते हैं, बिल्डिंग से गिराएंगे तो, ठीक है। तो जैसे छोड़ दे यार, मर जाएगा बेचारा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या हो जाता है, इसका मैक्सिमम हो जाएगा। कब, अब पोटेंशियल एनर्जी होता क्या हमारे पास, हमने पढ़ा था जब कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे है और रेस्ट पोजीशन पे हमारे पास है, जनरली रेस्ट पोजीशन पे ही होता है, तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम होगा। वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है। क्यों, क्योंकि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जब होगी जब वो चीज़ मूव करेगी, क्योंकि उसमें वेलोसिटी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रेस्ट में है तो जीरो होगा। फिर इसको क्या, हमने बॉल को धक्का दे के नीचे गिराए तो h नाम का हाइट है हमारे पास, कुछ हाइट होगी इसने कुछ। अब ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ से क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा हमारे पास। इंक्रीज़ क्यों होगा, क्योंकि इसको धक्का दे के हमने गिराया। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। अब पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। ये क्वेश्चन आता है इसलिए हमें याद रख लेना है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी का हमने यहाँ पे कंडीशन लिखा है, क्या, काइनेटिक एनर्जी। वो देखो यहाँ फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास, हाइट h लिया हमने, हाइट तो तीनों का h है मिली, हमारे पास दो का मिली हाइट h है, इसका तो हमारे पास जीरो होगा। क्यों, क्योंकि इसकी तो हाइट रही नहीं ना कुछ। अब इसकी हाइट क्यों नहीं रही, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल पे आ चुका है हमारे पास, ठीक है, इसलिए इसका जीरो लिया। फर्स्ट वाले कंडीशन में देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो लिया है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी mgh लिया है। अब काइनेटिक हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जीरो, यानी वेलोसिटी उसकी जीरो है, इसलिए हमारे पास। अब सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, सम ऑफ हमारे पास एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, यानी ये एक तरह से क्या, ये मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहा है हमारे पास, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब सबसे अच्छा कंडीशन अगर बोलोगे ना तो सेकंड वाले का। क्यों, क्योंकि बीच में हवा में लटका हुआ है, तो इसमें हाइट h है और इसमें वेलोसिटी v1 है हमारे पास और mgh है, यानी दोनों को कंबाइन किया तो हमारे पास क्या निकलेगा, हाफ mv1 स्क्वायर प्लस mgh। इसको कंबाइन करके m को हम मास को क्या कर सकते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। जब इक्वेशन करेंगे तब की बात है। अब फिर हमारे पास तीसरे कंडीशन, यानी इस वाले फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन। ये क्वेश्चन तीन एग्जाम में आता भी है, 3 नंबर में पहले बता रहा हूँ। हाइट h यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कुछ नहीं है। वेलोसिटी v2 हो जाएगा, इसका हमारे पास वेलोसिटी चेंज करके लिया, इसका v1 है तो इसका v1 है तो इसका v2 है हमारे पास, उसका जीरो है हमारे पास, क्योंकि इसमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो। तो इसका जीरो हो गया। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्यों नीचे आ गया और मैक्सिमम हो गया काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हमारे पास हाफ mv2 का स्क्वायर प्लस जीरो आ गया। अब इसी फॉर्म में कहा है कि हमारे पास जो सम है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का, वो हमारे पास इंस्टेंट कांस्टेंट है, हमारे पास कांस्टेंट है। तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी हमारे पास क्या हो रहा है, कंजर्व हो रहा है जब हम ट्रांसफॉर्मेशन यानी चेंजेस आ रहे हैं। तो कैसे, यहाँ से यहाँ पे आया ऑब्जेक्ट, यहाँ से फिर नीचे ग्राउंड पे आया हमारे पास, तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म में एनर्जी क्या हो रहा है हमारे पास, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो हमारे पास क्या हो रहा है, एनर्जी क्या हो रहा है, कंजर्व हो रहा है हमारे पास। इसी को कह देते हैं हम क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब एक छोटा सा टॉपिक इसमें बाकी रहेगा, क्या हमारे पास पावर, वो भी हम अभी कवर करेंगे, ठीक है। तो पावर की बात करते हैं मेनली, ठीक है। हमने अभी बात किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, अब हम पावर की बात करेंगे, ठीक है। तो पावर हमारे पास क्या होता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क जो होता है वही हमारे पास क्या होता है, पावर होता है। उधर भी सर देख रहे थे, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर, ठीक है। तो हमारे पास पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन में टाइम। हमारे पास वर्क डन यानी कि कितना वर्क डन हुआ है, उस वर्क डन को होने में कितना टाइम लगा है, उसी को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। और शॉर्ट फॉर्म है P = W/T हमारे पास फार्मूला होता है।
इसका SI यूनिट की बात करें तो वाट होता है और जूल सेकंड इन्वर्स होता है हमारे पास, ठीक है। जब जूल हमारे पास कुछ इस तरीके जूल और सेकंड रहता है ना, ऊपर ले जाते हैं तो जूल सेकंड इन्वर्स ऐसे हो जाता है हमारे पास, ठीक है। इसको याद रखना, ठीक है। अब 1 किलोवाट में हमारे पास 1000 वाट होता है, बात वही है हमारे पास, यानी 1 वाट यानी 1000 जूल सेकंड इन्वर्स हो जाता है। अब इसमें एक हमारे पास दोबारा एक फॉर्मूला है, ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है, ये एग्जाम में आता है MCQ क्वेश्चन में। अब एक फॉर्मूला और आता है एवरेज पावर निकालने का हमारे पास, ठीक है। एवरेज पावर निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकिंग, यानी टोटल एनर्जी हमारे पास कितना कंज्यूम हुआ, यानी कितना खर्च हुआ और कितने टाइम में हुआ हमारे पास। जैसे ट्यूबलाइट चल रही है हमारे पास, तो ये कितने देर से चल रही है हमारे पास और कितना एनर्जी कंज्यूम कर रही है, वो चीज़ हमारे पास है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं एवरेज पावर। अब कमर्शियल यूनिट जो घर में बिजली बिल आते हैं ना हमारे पास, उसमें देखना खासतौर से, उसमें ये चीज़ तुम्हें मिल जाएगा इजीली अवेलेबल। तो वी कैन नॉट यूज़ द जूल टू मेजर पावर, हम ना जूल में एनर्जी को यूज़ नहीं करते पावर के लिए, ठीक है। जो कह देते हैं वो अलग बात है, लेकिन हम यूज़ नहीं करते। हम किस में यूज़ करते हैं, कमर्शियल यूनिट में हम किलोवाट आवर में यूज़ करते हैं। जो तुम्हारे घर में बिजली बिल आएगा ना, उसमें देखना, उसमें लिखा होता है किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, 2 किलोवाट आवर, जितना भी टाइम से 1 मंथली बाय आता है, किसी में 3 महीने का, किसी में 6 महीने का, तो अपने देख सकते हो उसको। तो कमर्शियल यूनिट एनर्जी का 1 किलोवाट, यानी ये क्या होता है 1 किलोवाट, यानी 1 किलोवाट आवर। अब किलोवाट तो है, 1 किलोवाट यानी 1000 वाट, तो 1000 वाट आ गया। अब हमारे पास आवर, यानी 1 घंटे में कितने से हमारे पास सेकंड होते हैं, तो 1 आवर में हमारे पास बोलेंगे 1 आवर में हमारे पास कितने सेकंड, तो हमारे पास 36 कितने होते हैं हमारे पास 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, क्योंकि 1 मिनट में, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड, तो 6 6 36 यानी 3600 आ जाता है। तो ये हमने 3600 सेकंड को डाल रखा है। हाँ 3600 टाइम का तो वही लिखेंगे ना, 3600 सेकंड आ गया। तो इसका आ गया हमारे पास 10 की पावर कितना लगेगा, 1 2 3 और 5 हमारे पास, तो 3600 हमारे पास जूल आ जाएगा। इसी को हम 1 किलोवाट आवर इसमें जूल कन्वर्ट करें तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल कर रहे हैं हम, ठीक है। यानी 1 किलोवाट आवर इसका 1 यूनिट। अब इसी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी यूज इन 1 आवर एट द रेट ऑफ 1 किलोवाट इज कॉल्ड 1 किलोवाट आवर, यानी 1 किलोवाट यानी 1 घंटे का निकालते हैं, यानी 1 घंटे में ट्यूबलाइट हमारे पास कितना एनर्जी कंज्यूम होगा, मेनली देखते हैं कि ये कितनी वाट का है, उस पर भी डिपेंड करते हैं। तो ये हमारे पास हो जाता है। इससे रिलेटेड अब हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे और ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म हुआ। अगला